नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे बंधन स्मॉल कैप फंड की। देखेंगे कि इस फंड ने डाउन साइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया या नहीं, जबकि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रही है उस दौरान अपने इन्वेस्टर्स को। यह भी जानेंगे कि इस फंड के रिटर्न्स क्या हैं बाकी के 5 ईयर्स में, क्योंकि इस फंड को अभी एग्जिस्टेंस में 5 ईयर्स ही हुए हैं आए हुए। तो यह जानेंगे कि इन 5 सालों में इसने कैसे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। इसके साथ ही जानेंगे कि इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, इस फंड में रिस्क कितना है, इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या है, और क्या इस फंड में इन्वेस्टर्स को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलरली उन इन्वेस्टर्स को जो लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे मार्केट में और इंतजार कर रहे थे इस बात का कि मार्केट में यदि गिरावट मिले, कोई मार्केट में एंट्री करने का अच्छा पॉइंट मिले यहाँ पर कि मार्केट में एंट्री करने से कुछ ज़्यादा बेनिफिट होने की संभावना हो, तो उनके लिए क्या यह लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा मौका है और क्या यह फंड एक अच्छा फंड साबित होगा। तो देखिए, जहां तक रिटर्न्स की बात है, पर्टिकुलरली जो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है उस दौरान पिछले 6 मंथ्स में इसके रिटर्न्स क्या रहे हैं और क्या यह डाउन ट्रेंड में जो कि पिछले 6 मंथ से मार्केट में चल रहा है अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन पहुंचाने में सफल रहा है या नहीं। तो इन्वेस्टर्स को डाउन साइड प्रोटेक्शन पहुंचाने के मामले में इसकी परफॉर्मेंस बस ठीक ठाक है, ना तो बहुत अच्छी और ना बहुत ही खराब। यह सिर्फ कैटेगरी एवरेज को मैच कर पाया है, उनसे अंडर परफॉर्म भी नहीं किया है और उनको आउट परफॉर्म भी नहीं किया है। जैसे कि पिछले 6 मंथ में जब से कि मार्केट में गिरावट चल रही है, कैटेगरी ने रिटर्न्स दिए हैं -16% के और इस फंड ने भी उतने ही रिटर्न्स दिए हैं -16% के। वहीं YTD रिटर्न्स की बात करें तो कैटेगरी ने भी अभी 1 जनवरी से अभी तक -14% के रिटर्न्स दिए हैं और फंड ने भी उसको मैच किया है, -14% के ही रिटर्न्स दिए हैं फंड ने भी। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन तो नहीं दिया है, लेकिन यह भी सही है कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा भी नहीं गिरा है, जबकि कैटेगरी के बहुत से फंड 20%, 24%, 25% तक गिरे हुए हैं स्मॉल कैप फंड्स, जबकि यह फंड सिर्फ 16% और 14% 6 मंथ और YTD की बात करें तो गिरा है, जो कि कैटेगरी एवरेज के बराबर ही है, इक्वल ही है। यदि बात करें 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर परफॉर्मेंस की, तो यहाँ इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इसने और तीनों ही टाइम फ्रेम में कैटेगरी एवरेजेस को इसने आउट परफॉर्म किया है। इसने 1 ईयर में 17%, 3 ईयर्स में 25% और 5 ईयर्स में 38% के बहुत अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। और तीनों ही टाइम फ्रेम में कैटेगरी एवरेजेस को भी इसने आउट परफॉर्म किया है। फंड के AUM की बात करें तो यह 8,400 करोड़ के आसपास है, जो कि एक मीडियम साइज का फंड माना जाएगा स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स का साइज होना चाहिए उसके हिसाब से। अब जैसे कि निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसका कि AUM 50,000 करोड़ से भी अधिक है, तो उस तरह के फंड्स में कभी यदि मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रैश आ जाता है तो इन्वेस्टर्स को एग्जिट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जब स्मॉल कैप कंपनीज का क्योंकि साइज थोड़ा छोटा होता है, तो यदि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का साइज बहुत बड़ा होगा उसके AUM का, तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम उसको आ सकती है। जबकि मार्केट में डाउन टर्न आया हुआ हो तो वह दिक्कत इस फंड के साथ नहीं आने की संभावना है, क्योंकि इसका जो AUM है वो बहुत ही रीजनेबल लेवल पे है, ना बहुत कम है ना बहुत अधिक है। तो इस लिहाज से इस फंड में लिक्विडिटी रिस्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। वीडियो के अगले सेक्शन में चर्चा करेंगे इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज की। फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज की बात करें तो काफ़ी डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज यह फंड फॉलो करता है और इस लिहाज से यह रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा फंड है। बहुत ज़्यादा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, बल्कि यह फंड कहा जाए कि ओवर डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है इस फंड में। इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो को बहुत अधिक डाइवर्सिफाई कर रखा है। इस फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 183 शेयर्स में, जबकि कैटेगरी एवरेज है सिर्फ 85 का, तो बहुत बड़ा अंतर है। जबकि दूसरी तरफ यदि आप देखें मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड जैसे कुछ एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले जो फंड्स हैं, उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ 43 शेयर्स हैं इस समय। तो 43 शेयर्स के अगेंस्ट 183 शेयर्स, तो कैटेगरी एवरेज जहां 85 का, तो कैटेगरी एवरेज से भी काफी अधिक शेयर, 2 टाइम्स से भी अधिक शेयर इस म्यूचुअल फंड ने अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। और यदि आप जब 183 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन अपने आप ही मिल जाता है। तो यही कारण है कि इस फंड के जो 183 शेयर्स हैं वो आते हैं 18 डिफरेंट सेक्टर से, जिसमें कि
फाइनेंशियल सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। इन 5 सेक्टर्स में इसने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया है। जो भी इसका पोर्टफोलियो है ऑलरेडी बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लेकिन जो टॉप 5 हैं वो सेक्टर्स ये हैं उस हाईली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के, जिसमें भी यदि आप नोटिस करें तो आप पाएंगे कि इसमें से 5 में से 2 सेक्टर ऐसे हैं जो कि काफी डिफेंसिव माने जाते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर और दूसरा कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर। तो काफी हर तरह से बहुत ज्यादा ही डिफेंसिव स्ट्रेटेजी फॉलो करता है यह फंड इन्वेस्टमेंट की। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करने के बावजूद इस फंड ने रिटर्न्स में कोई समझौता नहीं किया है, बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। और जब मार्केट की गिरावट में भी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी इसने इस मामले में दिया है कि यह दूसरे फंड्स की तुलना में कम गिरा है, जो कि 20% 25% तक नीचे गिरे मार्केट की गिरावट में। यह फंड नहीं गिरा, इसने करीब 16% की गिरावट शो करी, जो कैटेगरी एवरेज को मैच करती है। तो फंड में जहां आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं, और वो भी बिना अधिक रिस्क लिए, क्योंकि काफी डाइवर्सिफाइड यह फंड है हर लिहाज से, चाहे वो सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन की बात हो या कंपनीज के जो कितने शेयर्स में इसने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है उस लिहाज से देखें तब भी। कोई फंड कितना रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कितनी एग्रेसिव है या कितनी डिफेंसिव है, यह जानने के लिए एक दूसरा पैरामीटर भी एनालिसिस करने में अप्लाई होता है। वह है कि फंड का पी रेशियो क्या है, मीन्स इसके पोर्टफोलियो का पी रेशियो क्या है। तो जितना कम पी रेशियो के शेयर्स में कोई फंड इन्वेस्ट करता है वह उतना डिफेंसिव फंड माना जाता है, और जितना हाई पी रेशियो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कोई फंड करता है तो वह माना जाता है कि एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है और रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्योंकि जब हाई पी के शेयर्स में मार्केट अगेंस्ट जाता है तो गिरावट ज्यादा होती है, और जब ग्रोथ होती है मार्केट में, बुल फेज चल रहा होता है, तो जाहिर है कि थोड़ा सा उनकी वैल्यू में एप्रिसिएशन भी अधिक होता है। तो इस फंड का जो पी रेशियो है इसके पोर्टफोलियो का, वह है सिर्फ 17%, जबकि इसको यदि कंपेयर करें मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड से, जो कि फॉलो करता है एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, तो उनके पोर्टफोलियो का पी रेशियो है 31। तो यहाँ पर भी करीब करीब इस फंड ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड से यदि कंपेयर करें, जो कि एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला फंड माना जाता है, तो उसने 31 और इसने 70, तो उससे लगभग 50% कम पी रेशियो वाले शेयर्स में इस फंड ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, जो कि काफी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है इस फंड की। स्टैंड अलोन भी देखिए तब भी 17 का पी रेशियो बहुत ही रीजनेबल है, और यह बताता है कि फंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करता है, बहुत रिस्क लेके इन्वेस्ट नहीं करता है, और उसके बावजूद इतने अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देता है। और इसमें जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं, जो ज़्यादा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी चाहते हैं कि उन्हें रिटर्न अच्छा मिले, और स्मॉल कैप फंड में इसीलिए आते भी हैं कि इसमें रिटर्न्स मिलने की अधिक संभावना होती है, लेकिन डर यही होता है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, फंड बहुत रिस्की कहलाते हैं स्मॉल कैप के। तो यहाँ यह प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है कि फंड बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत कम पी रेशियो वाले शेयर्स में इसने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कम रिस्क लेके अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं अपने स्मॉल कैप फंड से, तो उनके लिए यह एक आदर्श फंड हो सकता है। एक और पैरामीटर जो है बताता है कि फंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है या एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, वह है फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। तो वहां पर भी इस फंड का जो इंडिकेशन मिलता है कि यह फंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ही फॉलो करता है, क्योंकि इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है मात्र 50%, जबकि कैटेगरी का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 123%। तो यह बताता है कि फंड एक बार इन्वेस्टमेंट कर देता है कन्विक्शन के साथ, फिर अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा चर्न नहीं करता, और इसी का बेनिफिट इसको इसके एक्सपेंस रेशियो में भी मिलता है, जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट इसके इन्वेस्टर्स को ही होता है उनकी एनएवी में बढ़त के रूप में। तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है मात्र 0.46%, जबकि कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो है 0.68%। वीडियो के अगले सेक्शन में चर्चा करेंगे कि यह फंड इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है, पर्टिकुलरली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो बात चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट की हो या एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट की, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए यह फंड अच्छा जान पड़ता है। पर्टिकुलरली यदि रिस्क रिटर्न पैराडाइम के हिसाब से सोचें तो रिस्क भी कम है और रिटर्न भी इससे अच्छे मिल रहे हैं इन्वेस्टर्स को, जो कि हमने देखा कि
हर टाइम फ्रेम में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है 1, 3 और 5 ईयर्स तीनों टाइम फ्रेम में। 5 ईयर्स से अधिक का डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि फंड को एग्जिस्टेंस में आए अभी 5 ईयर्स ही हुए हैं। लमसम के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल है क्योंकि आपको थोड़ा मार्केट में गिरावट पे एंट्री करने का अवसर मिल रहा है और ऐसे अवसरों का स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमेशा इंतजार करते हैं और हमेशा उसका फायदा भी उठाते हैं। इस फंड की एनएवी भी मार्केट के साथ ही गिरी हुई है, अधिक तो नहीं गिरी लेकिन अभी भी करीब 15% के आसपास 16% के आसपास गिरी हुई है। तो आपको इसके हाई से 16% नीचे से इस फंड में एंट्री करने का अवसर मिल रहा है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि यहाँ से फंड गिरेगा नहीं या मार्केट गिरेगा नहीं। मार्केट गिर भी सकता है और भी गिर सकता है और यहाँ से टर्न लेके ऊपर भी जा सकता है। मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। मार्केट में आपको यह रिस्क हमेशा ही रहता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मार्केट कोई फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। म्यूचुअल फंड्स कोई फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। यहाँ पर वोलेटिलिटी का रिस्क मार्केट में आपको हमेशा ही रहेगा। तो उसी से बचने के लिए जो लमसम इन्वेस्टमेंट का स्टैंडर्ड तरीका है वह यह है कि आप अपने अमाउंट को कुछ इंस्टॉलमेंट में स्टैगर्ड करके इन्वेस्ट करें। सारा पैसा एक साथ ना लगाएं। अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को देखते हुए, अपनी वोलेटिलिटी टॉलरेंस को देखते हुए आपके पास जो भी इन्वेस्टेबल फंड्स हैं उनको आप कई इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर लें। 3, 5, 10 अपनी रिस्क टॉलरेंस के अनुसार उनको डिवाइड कर लें और हर महीने उस अमाउंट को आप इन्वेस्ट करते रहें मार्केट में। इससे क्या होगा कि आपको एक एवरेज प्राइस पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का अवसर मिल जाएगा, क्योंकि ना तो मार्केट का टॉप होगा और ना ही मार्केट का बॉटम। इस इन्वेस्टमेंट स्टाइल को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं और यह पाया गया है कि इसको फॉलो करने से आपको बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं बजाय इसके कि आप एक ही बार में सारा पैसा लगा दें, क्योंकि वह स्पेकुलेशन करने के समान है। क्योंकि आपने एक ही बार में पैसा लगाया और वहीं से मार्केट ऊपर चला गया जिसकी संभावना बहुत कम ही होती है, तब तो आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन वहां से मार्केट नीचे चला जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट करते ही आप नेगेटिव जाने लगते हैं और आपको काफी उससे टेंशन होता है और रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है।